सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 साइंस पीवाईक्यू एनालिसिस के 8वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 साइंस पीवाईक्यू एनालिसिस का 7वां क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने आपके आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे गए 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही पूछे गए 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जो आपके आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। ध्यान में रखिएगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा। जैसा कि आप सबों को मालूम है, द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर 23 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी 12 बजे रात तक सर सभी बैचेस पे ऑफर चल रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी छात्र हमारे साथ जुड़ करके एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर आप चैप्टर वाइज अपडेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर दोनों करना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। ध्यान में रखिएगा कि जो अभी ऑफर चल रहा है, ये आपका ऑफर का आज लास्ट डे है। आज है आपका 26 जनवरी और आज 12 बजे रात में आपका ऑफर समाप्त हो जाएगा। तो कोई भी छात्र अगर एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन यानी कि क्लास 9th और 10th के कंप्लीट चैप्टर का लाइन बाय लाइन डिस्कशन करना चाहते हैं, तो मेरे मित्र आप सभी एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में जुड़ सकते हैं, जिसको केवल और केवल आप 299 में इनरोल कर सकते हैं। अगर आप अपडेटेड क्वेश्चन का चैप्टर वाइज डिस्कशन करना चाहते हैं, तो रेलवे सारथी प्रैक्टिस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसको आप केवल और केवल आज रात 12 बजे तक 199 में इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी छात्र चाहते हैं कि गुरुजी हम एनसीईआरटी भी करें और चैप्टर वाइज अपडेटेड प्रैक्टिस भी करें, तो मेरे मित्र इस दोनों बैच का कॉम्बो है आपका मिशन सिलेक्शन। इस दोनों बैच का कॉम्बो है आपका मिशन सिलेक्शन। अगर आप मिशन सिलेक्शन में ज्वाइन होते हैं, तो एनसीईआरटी की क्लास और रेलवे सारथी बैच की क्लास दोनों आपको मिल जाएगी, और इस बैच को केवल और केवल आज रात 12 बजे तक आप 399 में इनरोल कर सकते हैं। बैच से संबंधित जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल मेरे मित्र, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, नीचे दिए गए पदार्थों में से कौन सा पदार्थों की प्रकृति जैव निम्नीकरणीय नहीं है। मेरे मित्र ध्यान रखना, बहुत सारे सवाल आपको जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय के बारे में पूछा जाता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में पूछा जाता है। और नो डाउट आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की बात करते हैं, यानी कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की बात करते हैं, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये वैसे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में स्वतः विघटित हो जाते हैं। किसके प्रभाव से? बैक्टीरिया के प्रभाव से, यानी कि जीवाणु के प्रभाव से। तो कोई भी वैसा मटेरियल जो प्रकृति में ऑटोमेटिक डिकम्पोज हो जाए, स्वतः सड़ जाए, गल जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। और मेरे मित्र, जब हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की बात करते हैं, यानी कि गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की बात करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ सर ये वैसे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में स्वतः डिकम्पोज नहीं होते हैं, बैक्टीरिया के प्रभाव से डिकम्पोज नहीं होते। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, पॉलिथीन हो गया, इन सभी को आप ऐसे फेंक दो, ये लंबे समय तक आपके पर्यावरण में बना रहेगा, ये कभी सड़ेगा गलेगा नहीं। तो सवाल वही है कि दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थों की प्रकृति जैव निम्नीकरणीय नहीं है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है। आप कहेंगे सर जी सब्जी का जो छिलका है वो क्या होगा? आसानी से सड़ जाएगा, गल जाएगा, पच जाएगा। तो सब्जी का छिलका हमारा जैव निम्नीकरणीय है। लेकिन मेरे मित्र, जो प्लास्टिक की बोतलें हैं, आप सभी कहेंगे ये गैर जैव निम्नीकरणीय है। क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, क्योंकि प्लास्टिक प्रकृति में डिकम्पोज नहीं होता है। मेरे मित्र, खराब खाद्य पदार्थ, यानी कि वैसे भोज्य पदार्थ जो कि खराब हो चुके हैं, आप कहेंगे भोज्य पदार्थ कोई भी होगा, खाने योग्य पदार्थ कोई भी होगा, वो भी आसानी से क्या होगा? प्रकृति में डिकम्पोज हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। तो सवाल ये है कि दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थों की प्रकृति जैव निम्नीकरणीय नहीं है? तो जैव निम्नीकरणीय नहीं है तो वो क्या होगा? आप कहेंगे गैर जैव निम्नीकरणीय। आपके ऑप्शन में सब्जी का छिलका और खराब खाद्य पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है, जबकि प्लास्टिक की बोतल आप कहेंगे गैर जैव निम्नीकरणीय। तो जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कि गुरुजी केवल बी जो है वो जैव निम्नीकरणीय नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो सही उत्तर कौन ले जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ले जाएगा।
इस सवाल को देखना, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है? हाइड्रा, स्पाइरोगैरा, प्लेनेरिया, अमीबा। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि जब हम लोग अलैंगिक जनन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो आप सभी कहते हैं सर अलैंगिक जनन के कई विधि होते हैं, जिसमें हम लोग पहला विधि किसकी चर्चा करते हैं? तो आप सभी कहते हैं सर पहला विधि जो है उसको हम लोग विखंडन के रूप में देखते हैं। किस रूप में देखते हैं? विखंडन के रूप में देखते हैं। इसके बाद आप सभी कहते हैं विखंडन के अलावे गुरुजी जो है वो खंडन की भी प्रक्रिया होती है। इसके बाद जो है मुकुलन की भी प्रक्रिया होती है। इसके बाद जो है सर पुनर्जनन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रीजेनरेशन, इसके थ्रू भी जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, पुनर्जनन के बाद आप सभी कहते हैं सर कायिक प्रवर्धन के थ्रू जनन की प्रक्रिया होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। इसके बाद आप सभी कहते हैं सर स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि बीजाणु निर्माण के थ्रू भी क्या होती है? जनन की प्रक्रिया होती है। अच्छा मेरे मित्र, इसका ये मतलब अलैंगिक जनन का पूरा प्रकार अगर आपके माइंड में है तो इसके एग्जाम्पल भी माइंड में होना चाहिए आपको, क्योंकि अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें केवल और केवल सिंगल पैरेंट की आवश्यकता होती है, यानी कि एकल जनक की आवश्यकता होती है, और इसमें स्पर्म और ओवम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप सभी ध्यान में रखना कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतति होते हैं उसमें बहुत ज्यादा विविधता देखने को नहीं मिलती है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है। और मेरे मित्र, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये जो विखंडन है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विविखंडन, एक क्या होता है? द्विविखंडन। और दूसरा क्या होता है? आप सभी कहते हैं बहुविखंडन। और कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी कहेंगे कि सर जी ये जो द्विविखंडन की प्रक्रिया है ये अमीबा और लेशमानिया जैसे जीवों में देखने को मिलती है। अमीबा में द्विविखंडन किसी भी तल में हो जाता है, लेशमानिया में निश्चित तल से होता है। बहुविखंडन आपको प्लाज्मोडियम जैसे जीवों में देखने को मिलता है। अगर हम खंडन की बात करें, फ्रेगमेंटेशन, तो आप सभी कहते हैं सर स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है। किसमें? स्पाइरोगायरा में। मुकुलन के थ्रू जनन की बात करते हैं, आप सभी कहते हैं सर हाइड्रा में देखने को मिलता है। किसमें? हाइड्रा में देखने को मिलता है। पुनर्जनन की बात करते हैं तो आप सभी कहते हैं कि हाइड्रा जैसे जीव पुनर्जनन कोशिका का उपयोग किसके लिए करते हैं? मुकुलन के लिए करते हैं। तो मेरे मित्र, हाइड्रा में आपका पुनर्जनन भी होता है, और ध्यान रखना कि हाइड्रा और प्लेनेरिया में जो आपका प्रक्रिया होता है वो किसके थ्रू होता है? सर रीजनरेशन, यानी कि पुनर्जनन। कायिक प्रवर्धन, आप कहेंगे पौधे के जड़, तना और पत्ती से। बीजाणु निर्माण, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी बीजाणु निर्माण राइजोपस में होगा। किस में होगा? राइजोपस में। और मेरे मित्र, राइजोपस में जो जनन की विधि होती है वो किस विधि से होता है? आप कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो सवाल यह है कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिका का उपयोग मुकुलन के लिए करता है? आप सभी कहेंगे सर सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि हाइड्रा जैसे जीव पुनर्जनन क्षमता की वाली कोशिकाओं का उपयोग किसके लिए करते हैं? मुकुलन के लिए करते हैं। अब प्लेनेरिया में आप सभी कहेंगे रीजेनरेशन के थ्रू जनन होगा। स्पाइरोगैरा में आप सभी कहेंगे गुरुजी खंडन के थ्रू जनन होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बड़ा ही लॉलीपॉप सा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम का सही इकाई द्रव्यमान है? आप सबों को मालूम है कि सोडियम, जिसका लेटिन नेम क्या होता है चला? नाइट्रियम। सोडियम का लेटिन नेम क्या होता है? याद रखना, सोडियम का लेटिन नेम नाइट्रियम होता है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23। तो सीधा सा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि रदरफोर्ड का मॉडल स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक ने किस प्रकार की धातु की पन्नी का उपयोग किया था? आप सबों को मालूम है कि परमाणु की संरचना को समझने हेतु कई वैज्ञानिकों ने लगातार परमाणु संरचना समझने हेतु अपना अपना एटॉमिक मॉडल दिए, जिसमें सबसे पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? सर जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। थॉमसन एटॉमिक मॉडल परमाणु की संरचना को समझने हेतु सबसे पहला मॉडल था। और मेरे मित्र, जब थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल हुआ तो कौन आए? रदरफोर्ड साहब आए। और रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था? सर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। याद रखना कि अगर हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की चर्चा करते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की चर्चा करते हैं, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो किस पे आधारित है? सर अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे आधारित है। अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसी को मेरे मित्र हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग।
मेरे मित्र रदरफोर्ड ने क्या करा, रदरफोर्ड ने पतले गोल्ड फॉइल पर, यानी कि जो सोने की पन्नी होती है, सोने की पन्नी, पतले गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करवाया। अल्फा पार्टिकल से क्या करवाया उन्होंने, बम्बार्डमेंट करवाया। तो उन्होंने ये देखा कि बहुत सारी रे सर पार कर जा रही है, उसमें से कुछ रे क्या हो रही है सर, रिटर्न आ जा रही है। तो रदरफोर्ड ने इसको दिमाग लगा करके परमाणु का नाभिक नाम दिया। तो मेरे मित्र सवाल यह है कि रदरफोर्ड का मॉडल स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक ने किस प्रकार की धातु की पन्नी का उपयोग किया। आप सभी कहेंगे सर वैज्ञानिक ने सोने की धातु की पन्नी का उपयोग किया। वैज्ञानिक ने क्या, रदरफोर्ड ने किया। अब मेरे मित्र ये जो अल्फा पार्टिकल्स होती है ये क्या होती है, याद रखना, डबली चार्ज ऑफ हीलियम एटम, डबली चार्ज ऑफ हीलियम एटम, डबली चार्ज ऑफ हीलियम एटम, यानी कि आप ये कह सकते हो ये अल्फा कण जो है ये द्विआवेशित हीलियम परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, द्विआवेशित हीलियम परमाणु। और ये किससे रिलीज किए जाते हैं, आप सभी याद रखना, रेडियो एक्टिव सोर्स से। किससे रिलीज किए जाते हैं, रेडियो एक्टिव सोर्स, यानी कि रेडियो सक्रिय स्रोत से अल्फा पार्टिकल्स जो है वो रिलीज किए जाते हैं। रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल से गोल्ड फॉइल पे बम्बार्डमेंट करवाया, प्रहार करवाया, तो उन्होंने देखा बहुत सारी रे पार कर जा रही है, बहुत सारे रे अलग अलग एंगल से डेविएट हो रही है। अब 10,000 12,000 में से कोई एक रे सर 180 डिग्री के डायरेक्शन में रिटर्न आ जा रहा है, यानी कि लौट के आ जा रहा है। तो यहीं से रदरफोर्ड के दिमाग में चीजें चौंकी कि ये किरण लौट के क्यों आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भारी कण है। उसको रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिक नाम दिया। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करा, और रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक बोला जाता है। चलिए इस सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से पौधे की कौन सी प्रजाति कायिक प्रवर्धन के माध्यम से प्रजनन नहीं करता है। मेरे मित्र आपके ऑप्शन में है गन्ना, केला, पपीता, गुलाब। क्या कहिएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पीछे के सेशन में आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बताया है, और वहां हमने ये देखा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन जो है ये जनन की वह तकनीक है जो केवल एकल पादपों में देखने को मिलती है, और खास करके वैसे पादप जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं उसका उत्पादन भी हम इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू करते हैं। और इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का उपयोग सर कृषि में भी होता है। कई तरह के सर इसके तरीके हैं, कई तरह के मेथड हैं सर, लेयरिंग है, ड्राफ्टिंग है, ठीक है, ये और ग्राफ्टिंग है। ये सब क्या है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड है जिसका उपयोग एग्रीकल्चर कृषि में किया जाता है। और आपको मालूम है कि गन्ना, केला, गुलाब इन सभी को सर कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जा सकता है, लेकिन पपीता को आप कहेंगे बिल्कुल नहीं उगाया जा सकता। तो सवाल वही है कि निम्नलिखित में से पौधे की कौन सी प्रजाति कायिक प्रवर्धन के माध्यम से प्रजनन नहीं करती है। आप सभी कहेंगे सर पपीता पौधे के कायिक प्रवर्धन के माध्यम से प्रजनन नहीं करती है। पपीता के बारे में याद रखेंगे, सवाल पूछा गया था कि पपीता एक लिंगी पुष्प, पपीता के जो फूल होते हैं वो एक लिंगी होते हैं या द्विलिंगी होते हैं। याद रखना पपीता क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी होते हैं, जबकि सरसों की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये द्विलिंगी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पादप हार्मोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पादप हार्मोन को ही हम लोग क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन कहते हैं, याद रखना चला। पादप हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी कहेंगे फाइटो हार्मोन कहते हैं। और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि अगर हम लोग फाइटो हार्मोन की बात करते हैं तो कौन कौन आ जाता है। आप कहते हैं सर ऑक्सीन आता है, इसके बाद आप सभी कहते हैं सर साइटोकाइनिन आ जाता है, साइटोकाइनिन आ जाता है, फिर आप सभी कहते हैं गुरुजी जिब्रेलिन्स आ जाता है, जिब्रेलिन्स आ जाता है, जिब्रेलिन्स। उसके बाद कौन आता है, तो आप सभी कहते हैं ABA एब्सिसिक एसिड, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, ABA के बाद ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, ABA, और फिर आप सभी क्या कहते हैं कि सर इथिलीन, इथिलीन, ठीक है। अब मेरे मित्र ये जो ऑक्सीन है ये प्लांट का वृद्धि हार्मोन कहलाता है। सर ये जिब्रेलिन पादप के तने के वृद्धि में उपयोगी होता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ABA वृद्धिरोधक हार्मोन होता है। एब्सिसिक एसिड क्या है, वृद्धिरोधक हार्मोन। इथिलीन फलों को पकाने वाला हार्मोन है। तो सवाल आपसे ये है कि पादप हार्मोन के बारे में कौन सा कथन गलत है। कहा जा रहा है कि साइटोकाइनिन को छोड़कर सभी पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे गुरुजी ये साइटोकाइनिन ही कोशिका विभाजन को क्या करता है सर, बढ़ावा देता है, और कोई हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा नहीं देता है।
तो आपके ऑप्शन में कहा जा रहा है कि साइटोकाइनिन को छोड़कर सभी पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं, तो मेरे मित्र ये बात तो गलत ना हो जाएगा। जो बढ़ावा दे रहा है उसको उसी को छोड़ करके कहा जा रहा है। आप सभी कहेंगे सर पहला ही ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब आइए दूसरे ऑप्शन पे कि विभिन्न पादप हार्मोन वृद्धि और विकास में समन्वय स्थापित करने में सहायक होते हैं। बिल्कुल मेरे मित्र, पौधे में नियंत्रण और समन्वय का केवल एक ही मेथड है और वो क्या है? रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, जो कि पादप हार्मोन्स के थ्रू होता है। तो जाहिर सी बात है कि विभिन्न पादप हार्मोन पौधे के वृद्धि और विकास में क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करेंगे। दूसरा है एब्सिसिक अम्ल को छोड़कर सभी पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एब्सिसिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं चला? पौधे का वृद्धिरोधक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धिरोधक हार्मोन, यानी कि पौधे के वृद्धि का संदमन करने वाला, पौधे के वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? आप सभी कहेंगे एबीए, एब्सिसिक एसिड कहलाता है। तो जाहिर सी बात है हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि एब्सिसिक अम्ल को छोड़कर सभी पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। आगे मेरे मित्र कहा जा रहा है कि विभिन्न पादप हार्मोन पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। यह भी सत्य है। आपको गलत कथन चुनना था और पहले ही मिल गया था, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कवक में ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गोल गोल संरचनाएं हैं जो जनन में शामिल होती है? बीजाणुधानी, युग्मकोद्भिद, शुक्राणुजन, बीजाणुद्भिद। मेरे मित्र यहां पे बात करा जा रहा है कि कौन सी कवक में ऊर्ध्व तंतु पर सूक्ष्म गोल संरचनाएं हैं जो जनन में शामिल होती है। याद कीजिए, जब हम लोग स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन, जो कि अलैंगिक जनन की एक विधि है, और इसी को शुद्ध हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? बीजाणु निर्माण विधि कहते हैं, या बीजाणु समासंग कहते हैं। बीजाणु समासंग। सर ये चीज किसमें देखने को मिलता है? राइजोपस जैसे कवक में देखने को मिलता है। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। मेरे मित्र आप सभी देखते हो कि ये जो राइजोपस होता है, इसके तंतु में गोल जैसी संरचना इस तरीके से होती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आप सभी कहते हो सर इसको हम लोग बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणुधानी कहते हैं, एस्प्रोंजिया कहते हैं। और इसमें ये जो डॉट डॉट जैसी संरचना है वो क्या है? तो आप सभी कहते हैं सर बीजाणु है। क्या है? बीजाणु है। तो मेरे मित्र जो राइजोपस का जनन भाग होता है वो क्या होता है? बीजाणुधानी होता है। और यही सवाल आपसे कर रहा है कि कौन सी कवक में ऊर्ध्व तंतु पर, ये जो आप सीधी लाइन देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व तंतु, यानी कि फिलामेंट बोलते हैं, हालांकि हाइफा भी बोलते हैं इसको हम लोग। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कवक में ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गोल संरचनाएं हैं जो जनन में शामिल है? आप सभी कहेंगे गुरुजी बीजाणुधानी। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत के प्रथम अंतर्जलीय प्रक्षेपित मानव रहित हवाई वाहन विकसित करने के लिए सागर डिफेंस के साथ किस संगठन ने साझेदारी की? मेरे मित्र प्रथम अंतर्जलीय यूएवी, अंडर वाटर एरियल व्हीकल्स, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूएवी। ठीक है, तो अंडर वाटर एरियल व्हीकल्स जो वाहन है मानव रहित हवाई वाहन विकसित करने के लिए सागर डिफेंस के साथ किसने साझेदारी की है? तो आप सभी याद रखना, डीआरडीओ ने साझेदारी की है। किसने साझेदारी की है? डीआरडीओ ने साझेदारी की है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम होगा कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप सभी कहेंगे सर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो लिख लीजिए इसको, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है। मेरे मित्र अगर हम इसरो की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे गुरुजी इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और क्या कहिएगा? सर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये बात ध्यान में रखेंगे, ये बात ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि निम्न में से किसके साथ सागर डिफेंस ने सर यूएवी के लिए
यानी कि अंडर वाटर आप कह सकते हो कि अंडर वाटर एरियल व्हीकल्स के लिए सर साझा किया है, तो आप सभी कहेंगे सर DRDO। क्या कहेंगे? डियर DO, ये चीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि एक गोलाकार दर्पण का द्वारक यानी कि अपार्चर क्या होता है। कई बार मैंने आपको बताया है कि जब भी हम गोलीय दर्पण के द्वारक अपार्चर की बात करेंगे तो गोलीय दर्पण की जो वृत्ताकार रूपरेखा का व्यास होता है वही गोलीय दर्पण की अपार्चर द्वारक कहलाता है। भाई मेरे, अगर हम यहाँ पे ये गोलीय दर्पण माने तो गोलीय दर्पण का जो ये आपका व्यास है इसको हम लोग क्या कहेंगे? सर अपार्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? अपार्चर, जिसको क्या बोला जाता है? द्वारक। तो सवाल आपसे है कि गोलाकार दर्पण का द्वारक क्या होता है? वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी? बिल्कुल नहीं। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की दूरी? बिल्कुल नहीं। दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जब भी हम गोलीय दर्पण के द्वारक की चर्चा करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि सर गोलीय दर्पण के वृत्ताकार रूपरेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? मेरे मित्र, अभिक्रिया कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच हो रही है, जिससे क्या बन रहा है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन रहा है। ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, दहन, उदासीनीकरण, संयोजन अभिक्रिया। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र ध्यान दो कि कॉपर सल्फेट है तो पॉजिटिव और निगेटिव, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+ और OH-, आप कहेंगे आयनों का विनिमय होकर के कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बन रहा है, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। दहन अभिक्रिया होगा नहीं, क्यों? क्योंकि दहन अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो यहाँ पे तो जल नहीं रहा है। फिर मेरे में तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, आप कहते हैं अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होगी, तब हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन मेरे मित्र यहाँ पे क्षार तो है, लेकिन कॉपर सल्फेट एक लवण है, सॉल्ट है, तो आप सभी कहेंगे अम्ल और क्षार नहीं है। संयोजन अभिक्रिया इसलिए नहीं है क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, दो आपका एक से अधिक प्रोडक्ट बन रहा है, इसीलिए क्या होगा? आप कहेंगे आयनों के विनिमय से होने वाली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि आपका जो इकोसिस्टम है उसके बारे में से इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है कि ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा निर्मित एक अणु है, बिल्कुल सही है। ओजोन के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं? O3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? O3 लिखते हैं। और इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3। मेरे मित्र, O3 का अणुभार कितना होता है? ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान आप सभी कहते हैं सर 16, 3 गो है, तो आप सभी कहेंगे 48 यूनिट हो जाएगा, 16 या 48। अब मेरे मित्र, तो ये जो कहा जा रहा है कि ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु द्वारा निर्मित एक अणु है, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर ऑक्सीजन जीवन के सभी वायवीय स्वरूपों के लिए सर आवश्यक है, ये बात भी सही है। बगैर ऑक्सीजन के तो हम और आप जिंदा रह नहीं सकते हैं, और ऑक्सीजन को इसीलिए क्या बोला जाता है? प्राणवायु बोला जाता है। अब मेरे मित्र, तीसरा ऑप्शन कहा जा रहा है कि ओजोन जो है वो विषहीन है, जबकि ये बात गलत है। ओजोन क्या है सर? पॉइजनस है, विषैला है। तो जो सवाल आपसे पूछ रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आप कहेंगे सर 1 और 2 सही है, जबकि 3 गलत है। और ये चीज हमारे ऑप्शन नंबर ए में मेंशन है, केवल 1 और 2, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि अपवर्तन के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? याद कीजिए, मैंने आपको आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के ही इस सीरीज में अपवर्तन के नियम के बारे में बताया है, एक बार नहीं कई बार बताया है। आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी अपवर्तन का नियम कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ठीक है, और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है। और सर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण सर अपवर्तन कोण होगा। तो पहला नियम है आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि सर आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा क्या होता है? नियत होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो भाई साहब, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अपवर्तन के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में नहीं होते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल वाहियात बात है सर। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होते हैं?
आप कहेंगे सर एक ही तल में होते हैं, यहां कहा जा रहा है नहीं होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। मेरे मित्र आपका जो स्टेटमेंट बी है ये सही है। तो आप कहेंगे सर ए असत्य है और बी हमारा क्या है, सत्य है। किसके रिगार्डिंग, अपवर्तन के नियम के रिगार्डिंग। तो मेरे मित्र सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए असत्य है और बी क्या है, आप कहेंगे सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को ध्यान में रखते हुए चालक के चारों ओर लिपटी हुई उंगलियों द्वारा कौन सा मापदंड दर्शाया जाता है। मेरे मित्र ध्यान रखना कि दाएं हाथ के अंगूठे मतलब मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम की चर्चा की जा रही है। और मेरे मित्र अगर हम इसके लिए आपको डायग्राम दिखाना चाहेंगे तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यही है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यही है। मैक्सवेल ने अपने दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में क्या बताया कि अगर हम किसी सीधी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ से कुछ इस तरीके से पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को बता रहा है, तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। आप देखो कि ये मेरे मित्र मैक्सवेल का हाथ है, मैक्सवेल का हाथ है, अंगूठा किसको बता रहा है, सर जी धारा की दिशा को। सब उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। और यहां जो आप देख रहे हो ये किसको बता रहा है, आप कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। तो मेरे मित्र कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता लगाने के लिए निम्न में से किस नियम का इस्तेमाल किया जाता है। आप कहेंगे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का, इसी को कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। तो सवाल वही है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को ध्यान में रखते हुए चालक के चारों ओर लिपटी हुई उंगलियों द्वारा कौन सा मापदंड दर्शाया जाता है। आप सभी कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र, क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का जो मापदंड है वो दर्शाया जाता है। याद रखना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू हम लोग बल की दिशा प्राप्त करते हैं और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के थ्रू प्रेरित धारा की दिशा हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। सुई का विक्षेपण डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल, मेरे मित्र बेसिकली अगर किसी कंपास दिक्सूची को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो उसके सुई में क्या होता है, विक्षेपण होता है। और याद रखना कि जो कंपास निडल है, जो सॉरी कंपास निडिल कह रहे हैं, जो आपका कंपास है उसमें जो निडिल लगा होता है यानी कि जो सुई होती है, दिक्सूची की जो सुई होती है वो किससे बनी होती है, सर एक छोटा चुंबक से बना होता है जो स्वतंत्र रूप से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु की तुलना निम्नलिखित में से किस फल से की गई थी। थॉमसन परमाणु मॉडल आप सभी क्या कहते हैं कि सर परमाणु की संरचना को समझने के लिए पहला मॉडल था जिसमें थॉमसन ने यह बताया था कि परमाणु धनावेशित गोला है। परमाणु क्या है, धनावेशित गोला है और इस गोले में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सर इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धसे होते हैं और इसी को हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। मेरे मित्र जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है ये परमाणु की संरचना हेतु, परमाणु की संरचना समझने हेतु पहला मॉडल तो है ही है, लेकिन थॉमसन ने इसकी व्याख्या कैसे करा, तो सर इन्होंने कई बार इसको केक से तुलना करा और कई बार इन्होंने वाटरमेलन यानी कि तरबूज से तुलना करा। जब थॉमसन ने यह बताया कि परमाणु धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, इस चीज को सरल भाषा में समझाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि जिस तरह क्रिसमस के केक में सूखे मेवे धसे होते हैं उसी तरीके से परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। और इसीलिए सर याद रखेंगे कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल को हम लोग किस नाम से जानते हैं मेरे मित्र, इस थॉमसन एटॉमिक मॉडल को हम लोग रेजिन पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अब जब लोग केक से नहीं समझ पाए तो थॉमसन ने इसकी तुलना किससे कर दिया, वाटरमेलन तरबूज से। तरबूज तो आप सभी खाए होंगे, तरबूज का लाल भाग जो होता है वो खाने वाला होता है और उसमें काला काला बीज धसा होता है। तो थॉमसन ने यह बताया कि परमाणु जो है वो धनावेशित गोला है, मतलब क्या, जिस तरह तरबूज में लाल भाग खाने वाला है उसी तरीके से परमाणु का जो पूरा का पूरा गोला है वो धनावेशित है और तरबूज में जिस तरह से बीज धसा हुआ रहता है उसी तरीके से परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धसा हुआ रहता है। और इसीलिए मेरे मित्र थॉमसन एटॉमिक मॉडल को सर वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है यानी कि तरबूज मॉडल भी बोला जाता है। तो सवाल है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु की तुलना निम्नलिखित में से किस फल से की गई, आप सभी कहेंगे तरबूज से की गई। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15
रसग्राही का कार्य क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्ट रिसेप्टर्स? आप कहेंगे स्वाद को डिटेक्ट करना, स्वाद की पहचान करना, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्वनि पहचान करने के लिए आपके पास कान है। गंध की पहचान के लिए मेरे मित्र याद रखना ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ऑल्फैक्टरी 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 रिसेप्टर्स कहते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में क्या कह सकते हैं? तो सर इसको हम लोग गंधीय ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधीय ग्राही। इसके थ्रू हमें क्या होता है? अलग अलग स्मेल का पता चलता है। ठीक है। प्रकाश की पहचान आप सभी कहेंगे हमारे आंख के द्वारा की जाती है। इस सवाल को देखिए कि कोई वस्तु लगाए गए बल के कारण क्षैतिज रूप से विस्थापित हो जाती है, इस क्रिया से क्या पता चलता है? बल वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ाता है, कार्य बल द्वारा किया गया, बल वस्तु के द्रव्यमान को कम करता है, बल वस्तु के जड़त्व को बढ़ाता है। मेरे मित्र क्वेश्चन ये है कि कोई वस्तु लगाए गए बल के कारण क्षैतिज रूप से विस्थापित होता है। जैसे मान लो कि ये वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है और आपने इस पे F बल लगाया और ये क्या हुआ? क्षैतिज रूप से विस्थापित हो गया। तो आप सभी कहेंगे अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु विस्थापित हो जाएगा, यानी कि वस्तु कुछ डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, तो हम ये कहेंगे कि सर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यहाँ पे कार्य हो रही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य होना कब माना जाता है? तो जब किसी वस्तु पर बल लगे और वस्तु विस्थापित हो जाए। तो भाई मेरे सवाल भी तो वही है कि कोई वस्तु लगाए गए बल के कारण क्षैतिज रूप से विस्थापित हो जाती है, तो इस क्रिया से क्या पता चलता है? बल वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ाता है? बिल्कुल नहीं, कार्य बल द्वारा किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र बल वस्तु के द्रव्यमान को कभी भी कम नहीं करता है, बल वस्तु के जड़त्व को भी नहीं बढ़ाता है। आप सभी कहेंगे चूंकि लगाए गए बल के कारण क्षैतिज रूप से वस्तु विस्थापित हो रही है, इसीलिए हम यहां पे कहेंगे बल द्वारा कार्य हो रहा है। मेरे मित्र कार्य इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? W इक्वल टू एफ एस। डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं? एफ एस। कार्य का ऐसा यूनिट जूल होता है। कार्य हो, ऊर्जा हो, शक्ति हो, तीनों क्या है? अदिश राशि है। इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से जटिल अस्थायी उत्तक से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। मेरे मित्र किसकी बात करी जा रही है? जटिल अस्थायी उत्तक, जो कि किसमें होता है? प्लांट में होता है। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? प्लांट टिश्यू की बात करते हैं, यानी कि पादप उत्तक की बात करते हैं, तो मेरे मित्र आप सभी कहते हो कि सर इसको मोटे तौर पे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा होता है विभज्योतक उत्तक, जिसको हम लोग मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। विभज्योतक उत्तक जिसको मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा अस्थाई उत्तक, जिसको हम लोग परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अब ये जो अस्थाई उत्तक होते हैं चेला जी, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल अस्थाई उत्तक और दूसरा क्या होता है आपका? जटिल अस्थाई उत्तक। मेरे मित्र सरल अस्थाई उत्तक में कौन आ जाते हैं? आप सभी कहते हैं सर पेरेनकाइमा आ जाता है, जिसको मृदु उत्तक कहते हैं। कोलेनकाइमा आ जाता है, जिसको हम लोग स्थूल कोण उत्तक कहते हैं। इसके बाद एस्केलेनकाइमा आ जाता है, आप सभी इसको क्या कहते हैं? सर दृढ़ उत्तक कहते हैं। अब ध्यान देना आप सभी कि जटिल उत्तक में कौन आ जाता है? तो आप कहते हैं सर जी जाइलम आ जाता है और साथ में फ्लोएम आ जाता है। जाइलम और फ्लोएम। मेरे भाई जो सरल अस्थाई उत्तक होते हैं वो एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जबकि जटिल अस्थाई उत्तक विभिन्न प्रकार के कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो आपको यह कहा जा रहा है कि जो आपका ऑप्शन है इसमें गलत कथन कौन है जटिल अस्थाई उत्तक के बारे में? पहला है कि जटिल उत्तक में पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा शामिल है। मामला यहीं पे सॉल्व है कि गुरुजी जटिल उत्तक में जाइलम और फ्लोएम शामिल है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। अब देखो दूसरे ऑप्शन में कि एक जटिल उत्तक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो मैंने क्या बोला कि सर अस्थाई उत्तक जो सरल और जटिल में बटे हैं, तो सरल अस्थाई उत्तक एक ही प्रकार के कोशिका से बने होते हैं, जबकि मेरे मित्र जटिल अस्थाई उत्तक विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये बात तो सही है कि एक जटिल उत्तक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। दूसरा है कि एक जटिल उत्तक में कोशिकाएं एक समान कार्य करने के लिए एक साथ काम करती है। बिल्कुल, जाइलम हो फ्लोएम हो, जाइलम जल के संवहन में और फ्लोएम भोजन के संवहन में उपयोगी है। संवहन बंडल का भी निर्माण कौन करता है? जाइलम और फ्लोएम ही करता है। कई बार सवाल भी पूछ लिया जाता है आपसे कि निम्न में से पौधे के लिए संवहन बंडल का निर्माण करता है, आप कहेंगे जाइलम और फ्लोएम। तो आपसे गलत कथन पूछा जा रहा था और आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर ए गुरुजी हमारा गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपसे ये कह रहा है कि अम्ल और क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत सरल सा सवाल है। अम्ल और क्षार, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर बनाएगा। और मेरे मित्र इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
क्या कहते हैं, उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विघटन अभिक्रिया क्या होगा, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर कोई कंपाउंड क्या हो सर, हीट लाइट या फिर सनलाइट के वजह से, सॉरी हीट लाइट कह रहे हैं तो लाइट में सनलाइट आ जाएगा, हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के वजह से क्या हो, टूट जाए, तो उसको हम लोग विघटन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करो, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, ठीक है। उष्माशोषी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, समझे इस बात को, जिसको होने के लिए मतलब रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए ही उष्मा की आवश्यकता होगी, उसको उष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। और ऐसे भी नाम से ही स्पष्ट है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण हो, अवशोषण हो, उसको क्या कहेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया। संघनन अभिक्रिया नाम से कोई ऐसा रासायनिक अभिक्रिया का खास प्रकार नहीं होता है। चला इस सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 19, जीवों के निकेत में उग्र परिवर्तन की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किसी जीव की समष्टि के समूल विनाश से बचा सकता है। समझो कि जो जीवों का निकेत है उसमें कोई अचानक से परिवर्तन हो जाए, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या उस जीव की समष्टि को समूल विनाश से मतलब पूरे खत्म होने से बचा सकता है। आपके साथ मैंने बार बार डिस्कस करा है कि चला जनन प्रक्रिया द्वारा जीव तो उत्पन्न हो जाएगा, जनन प्रक्रिया द्वारा जीव तो आ जाएंगे, लेकिन वो लंबे समय तक जीवित रहे इसके लिए क्या होगा सर, उसमें विभिन्नता का होना बेहद जरूरी होगा, यानी कि वेरिएशन का होना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि बदलते इन्वायरमेंट के साथ अगर जीव अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर रहा है तो कखनी खत्म हो जाएगा कहना मुश्किल है। तो वही कहा जा रहा है आपको यहाँ पे कि सर जीवों के निकेत में उग्र परिवर्तन की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किसी जीव की समष्टि के समूल विनाश से बचा सकता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी विभिन्नता जो है वो निकेत में उग्र परिवर्तन की स्थिति में किसी जीव को संपूर्ण रूप से खत्म होने से बचा सकता है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, आप सभी कहेंगे सर जनन जरूरी है। अब पोषण, तो आप सभी कहेंगे जिंदा रहेंगे तो उसके लिए तो हमें पोषण की आवश्यकता होगी ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा ही सरल सा सवाल कि पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन था, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी चंद्रमा पे जो भार होता है, चंद्रमा पे जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, यानी कि पृथ्वी का भार बटा 6। मेरे मित्र पृथ्वी पर भार कितना है 60 और 1/6, ये क्या हो जाएगा 10 न्यूटन चंद्रमा पर भार। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अब चंद्रमा पे भार पृथ्वी के भार का 1/6 क्यों होता है, इसलिए होता है कि आप सबों को मालूम है कि W = mg होता है, मतलब किसी वस्तु का जो भार है वो उस वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और मेरे मित्र आपको यह भी मालूम है कि जी के मान में परिवर्तन होता है। अब अगर हम चंद्रमा पर चले जाएंगे तो जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा जी जो है वो क्या हो जाए G/6 हो जाए तो आप कहेंगे भार भी हमारा क्या हो जाएगा, आप कहिएगा कि सर छठा भाग हो जाएगा, यानी कि भार भी आप कहेंगे सर 1/6 हो जाएगा। तो मेरे मित्र इसीलिए चूंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 हो जाता है, इसीलिए चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाएगा। जबकि अगर पृथ्वी पर भार पूछ देगा कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 10 न्यूटन है, पृथ्वी पर भार क्या होगा, याद रखना चंद्रमा के भार का 6 गुना, इसीलिए ना 10 न्यूटन है तो पृथ्वी पर भार कितना बताया जा रहा है 60 न्यूटन, तो 10 × 60। तो चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6, पृथ्वी पर भार चंद्रमा के भार का 6 गुना, ये ध्यान में रखेंगे। और इससे भी सवाल पूछे गए थे, इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना, चंद्रमा पे भार पृथ्वी के भार का 1/6 और पृथ्वी पर भार आप कहेंगे चंद्रमा के भार का 6 गुना। अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 21 कि कोयले का जलना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो मेरे मित्र कोयला मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलेगा, आप सभी कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड हीट और लाइट उत्पन्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हीट और लाइट उत्पन्न होगा। इसमें चूंकि एक ही प्रोडक्ट बनेगा इसलिए ये क्या होगा संयोजन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक उत्पाद बने क्या होगा संयोजन अभिक्रिया। अपघटन आप कहेंगे सर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई अभिकारक टूट करके सर एक से अधिक प्रतिफल का निर्माण कर रहा है तो अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। अपचयन अभिक्रिया रिडक्शन रिएक्शन के बारे में क्या कहिएगा कि गुरुजी रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होगा, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन में वृद्धि होगी, हाइड्रोजन में क्या होगी वृद्धि होगी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। द्वि अपघटन, तो आप सभी कहेंगे द्वि अपघटन नहीं होता है सर द्वि विस्थापन होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा।
इस सवाल को देखिए कि हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे प्राणी को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देते हैं। यह क्या कहलाता है? मुकुलन, खंडन, द्विविखंडन, पुनरुद्भवन। मेरे मित्र, आप सभी ने पढ़ा है कि सर हाइड्रा हो या प्लेनेरिया हो, इन सभी जीवों के शरीर अगर छत बिछत हो जाए, कई टुकड़ों में बट जाए, तो इसमें ये एबिलिटी होती है कि इसके जो कई टुकड़ा हैं वो पुनः विकसित होकर के क्या हो जाए, नया हाइड्रा और नया प्लेनेरिया बन जाए। और इसी को हम लोग रीजेनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन कहते हैं या पुनर्जनन कहते हैं। तो सवाल वही है कि हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह डैश कहलाता है। आप सभी कहेंगे रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन कहलाता है। मुकुलन, तो मेरे मित्र हाइड्रा पुनर्जनन कोशिकाओं का उपयोग करके क्या करती है? तो सर मुकुलन करती है, ये बात ध्यान में रखेंगे। और द्विविखंडन आप सभी कहेंगे अमीबा में देखने को मिलेगा। खंडन, फ्रेगमेंटेशन जिसको बोलते हैं, आप सभी कहेंगे सर स्पाइरोगैरा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 कि निक्षेपण प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार का अवस्था रूपांतरण होता है? क्या कहिएगा? निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन पूछा जा रहा है। और याद कीजिए, मैं लगातार आपको अपने आरआरबी टेक्नीशियन के इस सीरीज में लगातार बता रहा हूं कि चला जब हम ऊर्ध्वपातन की बात करेंगे, सब्लिमेशन की बात करेंगे, तो इस प्रक्रिया में कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में आए सीधे किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। ठोस बिना द्रव अवस्था में आए सीधे किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा मेरे मित्र। लेकिन आप सभी ध्यान रखना कि जब कोई गैस बिना द्रव अवस्था में आए, बिना द्रव अवस्था में आए सीधे किस में बदल जाए? सर ठोस में बदल जाए, यानी कि ऊर्ध्वपातन का उल्टा हो जाए। ऊर्ध्वपातन का उल्टा हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन। तो आपसे सवाल यही है, निक्षेपण प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार का अवस्था रूपांतरण होता है? ठोस से गैसीय अवस्था, आप कहेंगे ये तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। द्रव से ठोस होगा नहीं, गैस से ठोस, आप कहेंगे बिल्कुल सही उत्तर सर जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गैस से ठोस डिपोजिशन कहलाता है और ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे छात्र यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रैक्टिस तो आप इसीलिए कर रहे हैं कि हम बेहतर कर सके। तो अगर आप ऐसे छोटे छोटे सवाल में कंफ्यूज होंगे तो फिर मेरे मित्र बड़ा सवाल का क्या होगा? अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 यही है कि यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? अन्य मानदंड समान रखे गए हैं। आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग चालक के प्रतिरोध की बात करते हैं या सिंपल रेसिस्टेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की बात करते हैं, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये कई कारक पर निर्भर करता है। पहला तो ये ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। दूसरा आप सभी कहते हैं सर चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर आप सभी कहते हैं कि गुरुजी चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। उसके बाद आप सभी कहते हैं गुरुजी ये चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि चालक की लंबाई का प्रतिरोध क्या होता है? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया का प्रतिरोध क्या होता है? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मेरे मित्र यहां कहा जा रहा है कि यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो आप कहेंगे लंबाई दोगुना कर दिए तो प्रतिरोध भी हमारा दोगुना होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध चालक की जो होती है वो लंबाई के दोगुनी होती है। तो मेरे मित्र सवाल है कि अन्य मानदंड यानी कि तापमान, प्रकृति, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये सब कांस्टेंट रहे, खाली लंबाई दोगुना कर दें। आप कहेंगे सीधे ना आंसर सर दोगुना हो जाएगा। लंबाई दोगुना, प्रतिरोध भी क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। ध्यान रखना क्रॉस सेक्शन एरिया जो है प्रतिरोध इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आप कहेंगे सर प्रतिरोध घटेगा। और अगर आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटेगा तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध आप सभी कहेंगे बढ़ता है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु विस्थापन अभिक्रिया के प्रति सबसे कम अभिक्रियाशील है? ध्यान रखना विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा ही होता है कि किसी मोर रिएक्टिव एलिमेंट द्वारा, किसी ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व द्वारा किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देने की जो प्रक्रिया होती है वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मेरे मित्र आप सभी कहते हो कि गुरुजी जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो ये ZnSO4 बना लेता है, जिंक सल्फेट,
और कॉपर को अलग कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जिंक है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो सवाल आपसे ये है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु विस्थापन अभिक्रिया के प्रति सबसे कम अभिक्रियाशील है। आप कहेंगे अभिक्रियाशीलता श्रेणी में अगर हम गौर से देखेंगे तो ये जो कॉपर है ये आयरन, जिंक और लेड इन सभी से क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है। इसीलिए सबसे सटीक उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऐसे भी सर कॉपर की अभिक्रियाशीलता जो है वो क्या है, आप सभी कहते हैं अभिक्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर में मौजूद तत्वों से बेहद कम है। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखो कि कोशिकांग का उनके संबंधित कार्यों से मिलान कीजिए। इधर कोशिका भित्ति, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण दिए हुए हैं, इधर इसके कार्य दिए हुए हैं। आप क्या कहोगे कि गुरुजी ये जो कोशिका भित्ति होती है जिसको हम लोग इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं, ये पादपों को यांत्रिक सहायता तो प्रदान करती ही करती है, साथ ही पादपों को क्या करती है, बाहरी प्रभाव से भी बचाती है। मेरे मित्र ये राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहलाता है, और गोल्जी उपकरण तो आप सभी कहते हैं सर ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल तो है ही है। ये कोशिका में पैकेजिंग का काम तो करता ही करता है, साथ ही ये लाइसोसोम के निर्माण में भी मदद करता है। क्या करता है, लाइसोसोम के निर्माण में भी मदद करता है। तो देखो यहाँ पे कि कोशिका भित्ति, अच्छा यहाँ पे 1 2 3 मेंशन नहीं किया गया है मेरे मित्र, ये ध्यान दो कि जो आपका ऑप्शन है इसमें ये जो है इसको हम ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे और इसको सी बोलेंगे, इसको डी बोलेंगे, और इधर ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 होगा, ये हमारा 3 होगा और ये हमारा 4 होगा। अब ध्यान दो कि अगर हम यहाँ पे मैच करेंगे तो कोशिका भित्ति क्या कहिएगा कि सर पादप को उनकी संरचनात्मक ताकत देता है। ए के साथ कौन मैच किया, 2। राइबोसोम आप कहेंगे प्रोटीन निर्माण में शामिल है, बी के साथ कौन मैच किया सर, 3। लाइसोसोम तो सर किसी भी बाहरी पदार्थ और घिसे पीटे कोशिका घटकों को पचा देता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसीलिए कहते हैं कि मेरे मित्र लाइसोसोम में पाचक इंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं, जो कोशिका के छत विछत भाग या कोशिका के खराबी वाले एरिया को क्या करता है, पचा देता है। इसीलिए तो इसको हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के उत्पादन में क्या होता है सर, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मेरे मित्र आप सभी क्या देख रहे हैं कि जो आपका एक है यानी कि किसी भी बाहरी पदार्थ और घिसे पीटे को पचाना, 1 के साथ कौन मैच कर रहा है चला, आप कहेंगे सी। अब जो 2 है इसके साथ कौन मैच कर रहा है, पादपों को उनकी संरचनात्मक ताकत कौन देता है, आप कहेंगे कोशिका भित्ति। 3 के साथ कौन मैच कर रहा है, आप सभी कहेंगे राइबोसोम, और 4 के साथ कौन मैच कर रहा है, आप सभी कहेंगे गोल्जी उपकरण। तो देख लीजिए आप अपने ऑप्शन में 1 सी, 2 ए, 3 आपका डी, सॉरी 3 बी होगा। यहाँ पे 3 जो है वो बी होगा, यानी कि प्रोटीन निर्माण में सर राइबोसोम शामिल है, और 4 डी किसमें है, तो 1 सी और आपका 2 ए। आप देखोगे कि 1 बी है 1 ए है, ये खत्म, 1 सी 2 ए और 3 बी। यहां पे ध्यान देना कि ये ऑप्शन हमें लग रहा है कि इधर उधर कर दिया गया है, मिसमैच है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 के साथ कौन होगा, आप सभी कहेंगे सर 3 के साथ बी होगा, 3 के साथ बी होगा, और 4 के साथ क्या हो जाएगा, तो आप सभी ध्यान में रखना 4 के साथ डी हो जाएगा, 4 के साथ डी। अब ये सुधार दिए हैं तो अब सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 सी 2 ए 3 बी। लाइसोसोम क्या करेगा, तो आप सभी कहेंगे सर ये जो 3 है प्रोटीन निर्माण में शामिल, राइबोसोम होगा शामिल, और 4 यानी कि लाइसोसोम के उत्पादन से जुड़ा हुआ कौन है, आप सभी कहेंगे सर गोल्जी उपकरण। तो 4D सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो जितने भी कोशिकांग है उनका प्रमुख कार्य क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ये चीज अपने माइंड में रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कि उस सही रासायनिक अभिक्रिया का चयन कीजिए जो क्लोर क्षार प्रक्रिया को दर्शाता है। क्लोर एल्कली प्रोसेस आप सबों को मैंने कई बार बताया है कि मेरे मित्र जब भी हम ब्राइन के घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ब्राइन का घोल किसको बोलते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन ब्राइन का घोल कहलाता है। तो मेरे मित्र जब भी हम NaCl plus H2O
यानी कि ब्राइन के घोल से वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, तो आपको जो उत्पाद मिलता है वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया यानी कि क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। सर क्लोर क्षार अभिक्रिया इसका नाम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि सर इसमें क्लोर के रूप में क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है और क्षार के रूप में किसका उत्पादन हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सवाल है कि उस सही रासायनिक अभिक्रिया का चयन कीजिए जो क्लोर क्षार अभिक्रिया को दर्शाता है। आप कहेंगे KCl, MgCl, CaCl2 कोई नहीं होगा। NaCl 2H2O अभिक्रिया करके 2NHO 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 का निर्माण करेगा। सही उत्तर चला जी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिना किसी लाग लपेटा के। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? मेरे मित्र याद रखना, फैलोपियन ट्यूब यानी कि डिंबवाही नलिका ये क्या करता है? सर ओवरी से एग को गर्भाशय तक ले आता है यानी कि यूटेरस तक ले आता है। मेरे मित्र अपरा, इसी को प्लेसेंटा बोलते हैं। मां के गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण किससे मिलता है? प्लेसेंटा से मिलता है। ठीक है, वेजिना, योनि, आप सभी कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट पार्ट, गर्भाशय ग्रीवा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर गर्भाशय और योनि किसके थ्रू जुड़ते हैं? गर्भाशय ग्रीवा के थ्रू जुड़ते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर सर्विक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है चंद्रमा और सूरज के कारण उत्पन्न ज्वार भाटा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी है? याद रखना, गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी है। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण आप सभी कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। यही नहीं, और सुनिए, अगर गुरुत्वाकर्षण बल के उपयोग की बात करेंगे तो हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल आप सभी कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल है। ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाला बल आप कहेंगे सर गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, जो आपका सन है उसके चारों ओर जो ग्रहों की गति है आप कहेंगे सर गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्वाकर्षण बल के चलते संतुलित होती है। स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? सर जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उसके बीच लगने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। नाभिकीय बल परमाणु के नाभिक से उत्पन्न बल होते हैं और वैद्युत चुंबक से उत्पन्न बल को हम लोग वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ये बात आप सभी जान रहे होंगे। इस सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस अणु में एकल सहसंयोजी आबंध होता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड साझा होगा क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है। ऑक्सीजन में आप कहेंगे डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन में सर एकल बॉन्ड होगा क्योंकि जब भी ये परमाणु बनाएगा तो H इसी तरीके से जुड़ेगा। नाइट्रोजन N2 अणु में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो सही उत्तर, क्योंकि आपसे एकल सहसंयोजी आबंध को खोजने के लिए बोला जा रहा है, आप कहेंगे सर हाइड्रोजन में होगा। जबकि अगर आपसे त्रिसहसंयोजी आबंध बोलता तो आप क्या कहते? सर N2। द्विसहसंयोजी आबंध बोलता तो आप क्या कहते? ऑक्सीजन। चलेंगे सर अगले सवाल की तरफ कि एक लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निम्नलिखित में से किसके समरूप होती है? मेरे मित्र, जो लंबी विद्युत धारावाही आपका परिनालिका होता है, जैसे कि मान लो कि ये आपका सॉलिनॉइड है, तो ये जो परिनालिका है इसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो आप सभी कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। अब परिनालिका में नर्म लोहे के कोड पर क्या होती है? तो सर जो धातु के तार होते हैं उसका फेरा लगाया जाता है। अब आप सबों को मालूम है कि परिनालिका जो है वो किसके तरह बिहेव करता है? सर बार मैग्नेट छड़ चुंबक के तरह बिहेव करता है। तो सवाल है कि जब एक लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निम्नलिखित में से किसके समरूप होती है? तो आप सभी कहेंगे छड़ चुंबक के समरूप होती है। किसके समरूप होती है? छड़ चुंबक के समरूप होती है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? सर समांतर और सरल रेखा होती है। और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता सभी बिंदु पर एक समान होती है। यह भी ध्यान में रखना क्या कि परिनालिका सॉलिनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और सरल रेखा होती है और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता सभी बिंदु पर क्या होता है? एक समान होता है। यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है कि रक्तचाप, लार आना, उल्टी सहित अनैच्छिक क्रियाओं को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? हमारे बॉडी में लगभग जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है वो मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क द्वारा क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। और उसमें भी ये रक्तचाप, लार आना, उल्टी, ये सब किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आप सभी कहते हैं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला के द्वारा। पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला के द्वारा क्या होता है? सर ब्लड प्रेशर, लार आना, वॉमिटिंग वगैरह नियंत्रित किए जाते हैं। मेरे मित्र, हमारा जो अग्र मस्तिष्क है यह हमारे सोचने का मुख्य केंद्र है। मानव के सोचने का मुख्य केंद्र क्या है? आप सभी कहेंगे सर अग्र मस्तिष्क। ठीक है,
और हमारे मन में जितने भी तरह के आशा, निराशा, हमारी चालाकी, इमोशंस, ये सब हमारे फोर ब्रेन में घटित होता है, हमारे अग्र मस्तिष्क में घटित होता है। ये बात आप सभी ध्यान में रखेंगे। इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। नीचे दो कथन है, दो कथन दिए गए हैं। इन कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है मेरे मित्र। पादप के वायवीय भाग से वाष्प के रूप में जो जल का हानि होता है, इसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। कह रहा है कि दिन के दौरान जब रंध्र खुले होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए प्रमुख प्रेरक बल बन होता है। मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान रखना कि पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, ये किस लिए होती है? तो सर, पौधे में जल का संवहन लगातार हो इसलिए होती है। और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है वो जल को जड़ से अवशोषित करने के लिए एक चूसक बल लगाती है। अगर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पौधे में सही रूप से हो रही है तो आप कहेंगे पौधे में जल का सतत प्रवाह होता रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका ये है कि पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। दिन के दौरान जब रंध्र खुले होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए प्रमुख प्रेरक बल यानी कि चूसक बल उत्पन्न करता है। ये भी सही है। तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ए और बी दोनों सही है। जब दोनों सही है तो हमको इतना सोचना क्या है, ए और बी दोनों सही है। राइट उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछ रहा है कि जब बेरियम क्लोराइड, कई बार आपने इस सवाल को करा है, BaCl2 किसके साथ अभिक्रिया करता है? Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? आप सभी कहेंगे कि सर BaSO4 बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनेगा। बेरियम सल्फेट का क्या बनेगा चला? सफेद अवक्षेप बनेगा। और साथ में आप कहेंगे सर NaCl बनेगा। BaSO4 और NaCl ये बेरियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा सोडियम क्लोरीन के साथ। तो सवाल आपका वही है कि जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किस उत्पाद का निर्माण होता है? BaSO4 का श्वेत अवक्षेप, BaSO4 का भूरा अवक्षेप, BaSO4 का पीला, BaSO4 का काला अवक्षेप। क्या कहिएगा सर? BaSO4 का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, इसलिए सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक गाड़ी एक समान वेग से गतिमान है और गाड़ी को रोकने के लिए विपरीत दिशा में एक अवमंदन बल लगाया जाता है। अवमंदन बल F लगाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? मेरे मित्र, गाड़ी जो है वो एक समान वेग से गतिमान है। अब गाड़ी को रोकना है तो इसके वेग के विपरीत दिशा में बल लगाया जा रहा है। विपरीत दिशा में क्या किया जा रहा है? बल लगाया जा रहा है। तो कह रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? अब मेरे मित्र, गाड़ी आपका इधर जा रहा है, बल इधर लग रहा है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा विस्थापन है वो बल के विपरीत दिशा में है, इसलिए किया गया कार्य हमारा ऋणात्मक होगा। याद रखना, मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है कि जब सर विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा, विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। नेक्स्ट मेरे मित्र, सवाल ये है कि धातुओं के वायु के साथ अभिक्रिया करने पर निर्मित उत्पाद का नाम क्या होगा? आप सभी याद रखना कि धातु वायु के साथ अभिक्रिया करेगी तो मोस्टली ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी और ये क्या बनाएंगे सर? धातु के ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? धातु के ऑक्साइड बनाएंगे। ये बात ध्यान में रखेंगे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र, याद रखना कि धातु जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है तो धातु हाइड्राइड का निर्माण होता है। क्लोरीन से अभिक्रिया करेगी तो क्लोराइड का निर्माण होगा। धातु नाइट्रेट जब नाइट्रेट के साथ NO3 के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु नाइट्रेट का निर्माण होगा। याद रखने वाली बात यह है कि मेरे मित्र, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब मन में आ रहा होगा कि गुरुजी अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखेंगे कि अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? आप सभी याद रखेंगे, अम्लीय होती है। यह बात ध्यान में रखिएगा, कई बार सवाल पूछा जाता है कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति, आप कहेंगे क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति आप कहेंगे गुरुजी अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है कि रामू 1 न्यूटन का बल प्रयोग करके एक विशाल चट्टान को धकेलने का प्रयास कर रहा है लेकिन चट्टान जरा भी नहीं हिल रहा है। रामू बिल्कुल मूर्खता वाला काम कर रहा है। जब रमुआ से चट्टाने नहीं हिलेगा तो रमुआ के द्वारा कोई कार्य नहीं होगा चला।
मान लो कि आपको हम कहें कि एक दीवाल है, ओकरा धकेल के गिरा दो। अब पूरे दिन भर तू धकेल रहा है, दीवाल गिरबे नहीं किया, तो तोरा द्वारा कुछ कार्य नहीं किया गया। ठीक है, मतलब सिंपल साइंस के भाषा में किसी वस्तु पर बल लगे और वस्तु विस्थापित ना हो, दैट मीन्स सर यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो रामू बेचारा भी वही कर रहा है, ये 1 न्यूटन का बल प्रयोग करके विशाल चट्टान को धकेलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन चट्टान जरा भी नहीं हिल रहा है। तो मेरे मित्र रामू द्वारा किया गया निबल कार्य आप सभी कहेंगे 0 जूल। सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विसमांगी मिश्रण के लिए सही है? विसमांगी मिश्रण क्या होते हैं? सर वैसे मिश्रण जिसमें मिश्रण के संपूर्ण आयतन में मिश्रण के अवयवों का गुण समान न हो। और समांगी मिश्रण क्या होते हैं? तो वैसा मिश्रण जिसमें मिश्रण के संपूर्ण आयतन में मिश्रण का गुण समान हो, क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण। बहरहाल बात विसमांगी मिश्रण की जा रही है, तो हमारे माइंड में ये कंसेप्ट पहले ही क्लियर हो गया कि इसके संपूर्ण आयतन में जो इसके अवयवी गुण होंगे वो समान नहीं होंगे। तो मेरे मित्र कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विसमांगी मिश्रण के लिए सही है? मिश्रण का संगठन एक समान होता है। मेरे मित्र गलत है, मिश्रण का संगठन कभी भी एक समान नहीं होगा। आप जब विसमांगी की बात करेंगे तो मिश्रण का संगठन समान नहीं होगा, यह ध्यान में रखना। एक अस्पष्ट विलयन को विसमांगी मिश्रण कहा जाता है? बिल्कुल नहीं। अस्पष्ट विलयन यानी कि ट्रू सॉल्यूशन समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। मिश्रण के अंश भौतिक दृष्टि से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, मिश्रण के अंश भौतिक दृष्टि से पृथक नहीं होते, ये बात गलत है। मिश्रण को मेरे मित्र भौतिक विधि, मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। और फिर है मिश्रण का संगठन असमान होता है, बिल्कुल सत्य है। जब विसमांगी मिश्रण की बात की जा रही है तो हम सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी मिश्रण का जो संगठन होगा वो असमान होगा, अनइक्वल होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है कि अपवर्तनांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति, दो माध्यम का परावैद्युत ध्रुवीकरण, दो अलग अलग माध्यम का चुंबकीय आघूर्ण, दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश के गमन की चाल। इस अपवर्तनांक को मैंने कई बार आप सबों के साथ जिक्र करा है और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सबों के लिए होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा कि आप गलत उत्तर दे रहे हैं या सही उत्तर दे रहे हैं। बहरहाल जो क्वेश्चन नंबर 40 है वो आपसे ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मायोपिया निकट दृष्टि दोष से संबंधित है? आप मायोपिया के बारे में क्या कहेंगे कि गुरुजी इसमें व्यक्ति निकट की वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख पाएगा लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। और मायोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी निकट दृष्टि दोष का जो करेक्शन होता है वो किसके सहारे होता है? अवतल लेंस के सहारे होता है। किसके सहारे? अवतल लेंस के सहारे होता है। तो सवाल आपसे है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मायोपिया निकट दृष्टि दोष से संबंधित है? एक व्यक्ति जो निकट की वस्तु और दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, आप कहेंगे गुरुजी ये तो प्रेस बायोपिया हो जाएगा। क्या होगा? प्रेस बायोपिया। ठीक है, जरा दूर दृष्टता हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ देखेगा, दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा। एक व्यक्ति जो निकट की वस्तु और दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है ना, एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है किंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट से नहीं देख सकता है, ये मेरे मित्र हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया मतलब जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखे लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखे, तो आप सभी क्या कहते हैं कि सर वो जरा दूर दृष्टता से क्या होता है? पृथ होता है। अब मेरे मित्र चौथा ऑप्शन है कि एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है किंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। बिल्कुल मायोपिया के बारे में सही कथन है और सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या रहा है कि एक धावक आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है और वह 1 सेकेंड, यहां पे ये 1 सेकेंड है, वह 1 सेकेंड में 1 चक्कर पूरा करता है। धावक की चाल कितनी होगी? मेरे भाई धावक जो है वो आर त्रिज्या के इस वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, आर त्रिज्या के इस वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। तो कह रहा है कि ये 1 सेकेंड में एक पूरा चक्कर लगाता, मतलब यहां से चलता है और फिर यहां आ जाता है। तो कह रहा है कि धावक की चाल कितनी होगी? आप कहेंगे धावक द्वारा तय की गई दूरी वृत्ताकार मार्ग के परिधि के बराबर होगी जो कि 2 पाई आर है, और सर 1 सेकेंड में लगाता है तो बटा टी। तो मेरे मित्र 2 पाई आर बटा टी देख लीजिए आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपके इस सेशन में
टोटल 41 सवाल थे और 41 सवाल को हम लोगों ने आसानी से डिस्कस कर लिया है। और मुझे उम्मीद है कि अब इस तरह का सवाल अगर आपको दोबारा दिख जाए तो आप उसका बखिया उधेड़ देंगे। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि ये जो सेशन है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाता है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आप में से कोई भी छात्र हमारे साथ जुड़ करके एनसीईआरटी को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आज जो है आपका वो ऑफर का लास्ट डेट है द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर। जो भी बैचेज हैं चाहे वो आपका साइंस का हो या बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग वगैरह जो भी है, तो सर सभी बैचेज पे ऑफर चल रहे हैं और ऑफर का आज है आपका लास्ट दिन। सर आज 12 बजे रात में आपका जो ऑफर है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर आप में से कोई भी छात्र हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही उम्मीद करेंगे कि ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।